नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा अब धीरे धीरे चुनाव नजदीक आते आते बढ़ रहा है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी ये बेहद अहम खबर। यूपी में बीजेपी के खिलाफ नए मोर्चे की सुगबुगाहट होने लगी है। लखनऊ में अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद गठबंधन पर सहमति बनने का दावा किया है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की भी अखिलेश यादव के साथ काफी लंबी मुलाकात हुई है। और एक दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अखिलेश से मुलाकात की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन की भी खबर सामने आई। मुलाकातों के इन सिलसिलों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव ने कभी ओवैसी के साथ गठबंधन से इनकार नहीं किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये समाजवादी पार्टी और उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबरों की इस बड़ी पिक्चर को आप समझिए इस लिहाज से कि कल आरएलडी के तरफ से जयंत चौधरी की एक तस्वीर ट्वीट की गई और जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को ट्वीट किया, साथ ही बढ़ते कदम टैग दिया और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी उनसे मिलती हुई एक फोटो ट्वीट की और इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी से बातचीत चल रही है, समाजवादी पार्टी की संकेत मिल रहे हैं, अपना दल भी साथ आने को तैयार है। और ओम प्रकाश राजभर जो पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उन्होंने कहा है कि ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से कभी इनकार नहीं किया। ओवैसी और अखिलेश एक हैं या कोई गठबंधन है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ओवैसी आपके साथ थे पहले, अभी भी है कि नहीं है? थे। हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो 100 सीट न लड़के बल्कि 10 सीट लड़ें और वो हम लोगों के साथ रहें। जो लोग सपना है कि 100 सीट हमको मिल जाए, 80 सीट मिल जाए, 50 सीट मिल जाए, तो अगर अखिलेश जी सबको सीटें दे देंगे तो अखिलेश जी की पार्टी है वो क्या करेंगे? तो उनका भी कहना है कि भाई उतने सब लोग लड़ो जितना आपके क्षमता है, जो आपके संगठन जितना है, जितना लोग आपके साथ हैं उतनी बात करो आप। तो लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हमारा प्रयास हो रहा है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको। हम तो शिवपाल जी को भी समझाते हैं, चंद्रशेखर जी को समझाते हैं, ओवैसी जी को समझाते हैं। हम जितने भी लोग हैं, आप देखें कि मैं बराबर सबसे मिलता रहता था, चंद्रशेखर जी से सबसे मिलता रहता। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं, जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आरक्षण को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोग एक साथ हमें। और इधर कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने का ऐलान किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कृष्णा पटेल ने ये जानकारी दी और जल्द ही अखिलेश के साथ एक मंच पर दिखाई देने का दावा किया। उन्होंने गठबंधन के तहत अपना दल को 20 से 25 सीट मिलने की उम्मीद जताई है। तो महागठबंधन की सुगबुगाहट के बीच ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ हर छोटा जो दल है वो गठबंधन करने के लिए बेताब है। और अब तो अपना दल की तरफ से ये ऑफर भी सामने आ रहा है कि हमारी तो बातचीत हो गई है, हम तो 20-25 सीटों के साथ लड़ने को तैयार है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर। और जल्द ही बड़े मंच पर अखिलेश यादव के साथ अपनी मौजूदगी की भी जानकारी आ रही है अपना दल की तरफ से। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। हम लोग की बहुत सी सीटों पे बातचीत हुई है, बहुत सी सीटों पे चल रही है। लगभग हम लोग 20 से 25 सीटें रहेंगी। और इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। कल जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टियों में गठबंधन लगभग तय हो चुका है। कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वहीं आप जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आप नेता संजय सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, जिसमें विधानसभा चुनाव में कॉमन एजेंडा पर चर्चा हुई है। और इधर लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा है कि मुलाकातों के दौरान बीजेपी को लेकर अपनी रणनीति पर चर्चा हुई है।
आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की आज मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई है। काफ़ी देर तक मुलाकात हुई है सर आपकी, क्या कुछ रहा आज की मुलाकात में? देखिए, आज की मुलाकात में एक बात बहुत साफ तौर पे चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, जिसमें नौजवान और किसान को उसका हक नहीं मिला, माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं मिली, मुकदमे और लाठी के दम पर सरकार को चलाने की कोशिश की गई। सीटों पर बातचीत हुई है, कुछ इस बाबत आपकी बातचीत हुई है अखिलेश यादव से? अभी सीटों को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है, और अगर इसको लेके कोई बातचीत होगी तो ज़रूर आपको जानकारी देंगे। आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 100 विधानसभाओं के प्रभारी आपने घोषित किया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई? जी बिल्कुल हुई है, क्योंकि इस समय प्राथमिकता सबकी ये होनी चाहिए कि कैसे ये कुशासन हटे, तो उसको लेके बातचीत हुई है और हमने प्रभारी घोषित किए थे, और ये बात बिल्कुल सही है, वो प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। तो चलिए, इसके साथ ही वो 5 तस्वीरें जो पिक्चर ऑफ द डे की तरह देखी जा रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के कदम, और जो जितने भी छोटे दल हैं वो किस तरह से उनसे गठबंधन करने को बेताब दिख रहे हैं। अखिलेश राजभर पहले ही साथ साथ नजर आ रहे थे, अब राजभर ने कहा है कि ओवैसी से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से कभी इनकार नहीं किया है, तो ऐसे में क्या ओवैसी भी समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं? आरएलडी से कल ही बात बनी है, अभी सीटों को लेकर खुलासा होना बाकी है। कहा जा रहा था कल शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। इधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो है उनसे मुलाकात हुई है अखिलेश यादव की। क्या सीटों के बंटवारे पर बात हुई है? क्योंकि ये तो बात हुई है, जैसा कि एजेंडा बताया जा रहा है संजय सिंह की तरफ, कि बीजेपी के खिलाफ क्या रणनीति रहेगी। वहीं अपना दल ने भी कहा है कि गठबंधन हो गया, 20 से 25 सीटों पर बात हुई है। ओवैसी को प्रस्ताव मिलने की जानकारियां भी राजभर के स्टेटमेंट से देखी जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि राम नाम की लूट कैसे मची हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादास्पद बयान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बयान का विरोध करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह करते हुए दिखाई दिए और इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह यह है कि 20 नवंबर को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने घर पर राम धुन के आयोजन में किसी भी कांग्रेसी के आने पर उनके घुटने तोड़ देने की बात कही थी, और उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उनके घर जाने की बात कह दी थी। हिंसा पर अहिंसा की जीत है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया। हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रेम, सद्भाव, अहिंसा और सद्भावना से काम करती है। हम लोग वैमनस्यता से काम नहीं करते। हम तो सबको सम्मति देने के लिए जा रहे हैं। उनको सम्मति देने के लिए, लेने के लिए अगर पुलिस की आवश्यकता है तो हम कहते हैं, जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। तोड़े थे, अब हलवा पूड़ी खिला रहे। मैं राम भक्त था, हूँ और रहूंगा। इन जैसा पाखंडी नहीं हूँ। लोग बता रहे हैं कि वो पाखंडी नहीं है, वो भी राम भक्त है। इधर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा अपने घर पर सुबह से ही अपने समर्थकों के साथ राम धुन करते दिखाई दिए, और इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने राम धुन के आयोजन में सभी के आने और उनका स्वागत करने की बात कही। आप रामधुन क्यों कर रहे हैं? रामधुन परमात्मा की बड़ी अनुपम कृपा हुई है। परमात्मा का जो लगातार विरोध करते रहे, जो भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, बापू के राम को काल्पनिक बताते रहे, कोर्ट में हलफनामा देते रहे, जो राम सेतु जो रामेश्वरम में है उसको तोड़वाने के लिए जिनने षड्यंत्र रच दिया, जिनने अयोध्या का राम मंदिर का विरोध कर दिया, बाबरी ढांचा तोड़ने पर छाती पीटने लगे,
आज वो मेरे किसी भी कारण से मेरे द्वार पर आकर रामधुन करेंगे तो रामेश्वर शर्मा उनका पुष्प मालाओं से स्वागत करेगा। जय जय श्री राम। दिग्विजय सिंह के स्वागत में ये सब कुछ। भैया, राम के भक्त के स्वागत में 70 साल जिस आदमी ने राम का विरोध किया हो, अगर वो राम के शरण में आ रहा है तो मेरा राम तो यही बता गया, मेरा राम तो यही कह गया, मेरा राम तो यही हमको उपदेश दे गया कि लंकापति रावण भी अगर राम के शरण में आता तो राम उसको स्वीकार करते। हैं तो दिग्विजय सिंह जी हैं। तो दिग्विजय सिंह तो कह रहे थे आपने कुछ ऐसी बात कह दी थी इसलिए आपके घर आना जरूरी था। आपने क्या कह दिया था? मेरी ऐसी बात अगर बुरी लग गई और आपने रामधुन लग गई तो मैं तो आप धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। मेरी भगवान भला करे, आपका कल्याण करे, मेरी बात बुरी लगती रहे और आप रामधुन करते रहो। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के विवादास्पद बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, क्योंकि उनके बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा के घर जाने की बात कही थी और जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विधायक के घर के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक के घर आने का जो ऐलान किया है, तो देखिए किस कदर यहाँ पर रामेश्वर शर्मा के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ये रामधुन लगातार रामेश्वर शर्मा के घर से ये आवाजें आ रही है रामधुन की। तो ये पूरी जो सुरक्षा की गई है वो जो दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह का जो काफिला है जो कि मिंटो हॉल से रामेश्वर शर्मा के घर पहुंच रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और ये सारी व्यवस्था पुलिस ने दिग्विजय सिंह को रोकने के लिए की है। और अब बात बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के वो विवादित बयान की, जिसे लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने इस वक्त हैं। आया था, कुछ करके गया। कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो। नो एंट्री, तो ही तुम्हारा नगर सुरक्षित रहेगा, तो ही तुम्हारा इलाका सुरक्षित रहेगा। और वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और उन पर राम नाम पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। मार्ग खोलेगा और वही मार्ग बंद करेगा। इसलिए मेरी भूल को आप नहीं, आप अपनी भूल को सुधारें कि राम काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस आज राम के सामने जब घुटने टेक दिए तो ये घुटने टूटने के बराबर ही हैं। यह आप धर्म से खिलवाड़ करेंगे, कभी भगवा को आतंकवाद कहेंगे, कभी हिंदुत्व को आतंकवाद कहेंगे और उसके बाद रामधुन कहेंगे। राम जी के अस्तित्व को जिस कांग्रेस ने नकार दिया, राम सेतु को नकार दिया, कितने 20-20, 25-25 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए कांग्रेसियों ने और आज रामधुन करके वो ड्रामा कर रहे हैं। तो इनके जब मन में श्रद्धा नहीं है, इनके मन में कहीं कोई भाव नहीं है, तो ऐसे दुर्भावना से प्रेरित होकर के कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता। भारतीय नौसेना की ताकत और मजबूत होने वाली है। कल भारतीय नौसेना में आईएनएस वेला पनडुब्बी शामिल हो जाएगी। ये पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक पर 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियां बन रही हैं, जिनमें 3 पनडुब्बियां पहले भी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। आईएनएस वेला चौथी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है। न्यूज 18 इंडिया आपको आईएनएस वेला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आईएनएस वेला बहुत शक्तिशाली है और यह पनडुब्बी दुश्मनों के लिए काल साबित होगी। तो आईएनएस वेला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर। ये तस्वीरें भारत की नौसेना की ताकत किस तरह से बढ़ रही है। कल भारतीय नौसेना में आईएनएस वेला पनडुब्बी शामिल हो जाएगी और ये पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि किस ये जो 67 मीटर लंबी ये सबमरीन है और इसकी खासियत ये है कि जब ये पानी के अंदर होती है तो उसकी स्पीड तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और पानी के ऊपर सतह पे होती है तो जो इसकी स्पीड होती है वो लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और 50 दिनों तक, मैंने आपको बताया था कि 50 दिनों तक ये एक साथ बड़े ऑपरेशन पर
जा सकती है और 12,000 किलोमीटर का जो लंबा सफ़र है ये एक साथ 50 किलोमीटर में ये तय कर सकती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत होती है स्टील्थ फीचर, यानी कि अदृश्य हथियार। ये जब पानी के अंदर जाती है तो किसी को पता नहीं रहता कि ये सबमरीन कहाँ जा रही है, किस जगह रह रही है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस सबमरीन का सोलार सिस्टम। और सोनार सिस्टम के साथ साथ जो इसमें तकनीक बनाई गई है सोनार सिस्टम की, उसमें साफ तौर पे बताया जाता है कि इस सबमरीन को जो आईएनएस वेला है, आईएनएस वेला को जब ये ऑपरेशन में निकलती है तो उसे भाप पाना, यानी कि जो दुश्मन के सबमरीन होते हैं, दुश्मन के जहाज होते हैं, उसको भाप पाना, आईएनएस वेला को भाप पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसमें इस तरीके का हाईटेक सोनार सिस्टम लगाया गया है। सोनार सिस्टम ये होता है कि जब पानी के अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो उसको डिटेक्ट करना और उससे बचना, इसे सोनार सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो सिस्टम इसमें लगाया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। ये सोनार सिस्टम जो लगाया गया है इसमें अगर वो किसी पानी के अंदर जा रही है और दुश्मन का जहाज या दुश्मन की पनडुब्बी आसपास नज़दीक में भी है तो इसे वो तुरंत डिटेक्ट कर सकती है, उसे भाप सकती है दुश्मनों के जहाज़ों और दुश्मनों की पनडुब्बी को। तो पूरा हाईटेक तरीके से इसे बनाया गया था। जिस तरह से नेवी के ऑफिसर भी बता रहे थे कि पूरी तरीके से इंडिजिनियस, यानी कि भारत में से बनाया गया है। मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन को बनना है, जिनमें से 3 सबमरीन पहले से बनकर तैयार होकर भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। चौथी सबमरीन है आईएनएस वेला, ये भी शुक्रवार यानी कि 25 नवंबर को शामिल हो रही है। बाकी की जो 2 सबमरीन हैं वो ऑन द वे हैं और बहुत जल्दी उन 2 सबमरीन को भी पूरी तरह से इसमें नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। वेपन्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक इसमें वेपन्स लगाए गए हैं। 18 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जिनमें एंटी मिसाइल भी उसमें लोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो माइंस हैं वो भी एक साथ समुद्र के जो अंदर में जाकर जो ऑपरेशन करेंगे वहाँ पर भी माइंस को बिछाया जा सकता है। तो पूरी तरीके से ये लैस है और एक साथ इस सबमरीन में 50 से ज़्यादा लोग ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं, जिसमें 35 सेलर होंगे और 8 नेवी के अधिकारी होंगे। और इस पूरी सबमरीन में वो 50 दिनों तक अंदर पानी के अंदर आराम से किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। अपने कैमरा सुमन गोल को मैं फिर से बोलूँगा पूरी सबमरीन आपको फिर से दिखाए, और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस सबमरीन पर मौजूद है। आईएनएस वेला इस सबमरीन का नाम है और जिस तरीके से जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि आईएनएस वेला में जब कमीशनिंग होंगी तो किस तरीके से 50 की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। और शुक्रवार यानी 25 नवंबर को आईएनएस वेला जो स्कॉर्पियन क्लास और कैलेवरी क्लास की सबमरीन है वो भारतीय नौसेना में पूरी तरह से शामिल हो जाएगी। तो हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता की आप रिपोर्ट देख रहे हैं, जब भारतीय नौसेना की ताकत और मजबूत होने वाली है। कल भारतीय नौसेना में आईएनएस वेला पनडुब्बी शामिल हो जाएगी और ये पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और इसके साथ ही कई खूबियां ऐसी हैं जिसका जिक्र यहाँ पर होना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक पर 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियां बन रही हैं और जिनमें 3 पनडुब्बी पहले भी भारतीय सेना में शामिल हुई हैं और आईएनएस वेला चौथी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया आपको आईएनएस वेला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आईएनएस वेला बहुत शक्तिशाली है और ये पनडुब्बी दुश्मनों के लिए काल साबित होगी। और न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता विवेक गुप्ता ने आईएनएस वेला का जायजा लिया है। कल आईएनएस वेला नौसेना में शामिल हो जाएगी। आईएनएस वेला से नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट 75 यानी कैलेवरी क्लास के 6 सबमरीन में से 3 सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। चौथी सबमरीन आईएनएस वेला शुक्रवार यानी कि 25 नवंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है। आईएनएस वेला की क्या खूबियां है, क्या ताकत है इसकी और दुश्मनों के लिए ये कितनी घातक हो सकती है, इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आईएनएस वेला के नेविगेशन ऑफिसर निमिष देशपांडे सर, उनसे बात करते हैं। सर, नेविगेशन ऑफिसर का एक अहम रोल होता है किसी भी सबमरीन में। आईएनएस वेला के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या खासियत, क्या खूबियां और कितनी ताकत भरी पनडुब्बी है? नेविगेटिंग ऑफिसर का ये काम है कि सबमरीन को सेफली नेविगेट करना, सी में लेके जाना और सेफली उसको वापस लेके आना। तो ये जो सबमरीन है आपने देखा होगा, भारत में इस साल 2 सबमरीन इंडक्ट की गई है जो कि सेम माझगांव डॉक ने बनाई है। पहले तो मार्च में आईएनएस करंज और अभी ये आईएनएस वेला। सो इस सबमरीन से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें माझगांव डॉक के कोलैबोरेशन के साथ इंडियन नेवी में बहुत काम किया हुआ है और बहुत ही सारे एडवांस वेपन्स और सेंसर्स इसमें फिटेड है।
तो इसके ट्रायल्स के दौरान और हमें पता चला कि उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। सो वी आर वेरी प्राउड एंड अभी इसको कमीशन होते हुए देख के हमें बहुत ही गर्व का महसूस होगा। विवेक सर, एक नेविगेशन ऑफिसर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबमरीन को कुछ ना हो, सुरक्षित बाहर हार्बर से बाहर निकालना, सुरक्षित हार्बर के अंदर ले जाना। ये जो जॉब है कितना टफ होता है और किस तरीके से आप दुश्मनों को रडार पे न आए, सोनार सिस्टम कितना इसका हाईटेक है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सो नेविगेशन जो सिस्टम है वो जैसे हम बोलते हैं वेपन सिस्टम जो अलग सिस्टम होता है, तो वेपन सिस्टम हमारा जो मेन काम है कि वेपन डिलीवर करना, पर जो कि हमें वॉर में काम आता है और प्रैक्टिस करने के लिए। पर नेविगेशन ऐसी चीज़ है कि हमें वो हमेशा ही काम आती है, पीस टाइम में भी और वॉर टाइम में भी। सो नेविगेशन सिस्टम में हमारे पास एडवांस रडार सिस्टम है, एडवांस सोनार्स हैं, एडवांस सेंसर्स हैं, जाकि कैमराज वगैरह हैं। सो जो कि एक जगह पे हमारी कॉम्बैट सिस्टम में उसका सभी का फीड आता है, उसमें सॉफ्टवेयर से वो एक जगह पे उसका पूरा डिस्प्लेज आते हैं और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है कि हमारा जो मेन काम है वेपन डिलीवरी के लिए, इट इज़ ऑल फैसिलिटेटिंग, उससे हमें मदद मिलती है। और न्यूज 18 इंडिया संवाददाता विवेक गुप्ता ने आईएनएस वेला के नेविगेशन अधिकारी से भी खास बातचीत की है। कैसे आईएनएस वेला दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकती है, बता रहे हैं नेविगेशन अफसर निमेश देशपांडे को। जिस तरह से आपने सुना, लगातार किस तरह की खूबियां उसमें लैस हैं, किस तरह एक विध्वंसक पनडुब्बी शामिल हो रही है आईएनएस वेला के जरिए। और इधर चालबाज चीन और दगाबाज पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना करीब 500 किलोमीटर के दायरे में अपने शौर्य को धार दे रही है। पराक्रम के बूते प्रहार की प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ एक साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वॉर स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। और इस वॉर एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल हुई है। अभ्यास के दौरान सभी के बीच तालमेल को परखा जा रहा है। यह सेना का सालाना सैन्य अभ्यास है जिसे EWT यानी एक्सरसाइज विद ट्रूप्स का नाम दिया गया है। थार के रेगिस्तान से लेकर कच्छ के रण तक युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस वॉर एक्सरसाइज में सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसलमेर में चल रही ये एक्सरसाइज 26 नवंबर को पूरी होगी। आखिरी दिन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे मौजूद रहेंगे। करीब 400 पैराट्रूपर्स एक साथ पैरा जंपिंग करेंगे और कुल 30,000 से ज्यादा जवान इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। तो जैसलमेर राजस्थान की ये विध्वंसक और ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देश के रखवाले किस तरह से राजस्थान के रण में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये पैराट्रूपर्स। और लगातार इसका जो पूरा कार्यक्रम है ये 26 तारीख तक चलना है। और इस कार्यक्रम में खास तौर पर तैयारियां देखी जा रही हैं उन हमारे सेना के जवानों की जो इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनते हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलावा कोस्ट गार्ड, BSF और पुलिस, साथ ही दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां शामिल है। सेना का ये सालाना अभ्यास है जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अलावा BSF और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल होते हैं। और इस अभ्यास में सेना के जवान हर हालात से निपटने और लड़ने के लिए और जीतने के लिए अपनी क्षमताओं को परखते हैं। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए सालाना सेना अभ्यास की ये तस्वीरें देखिए। जंग में किस तरह के हालात होते हैं, कैसे हमारी ये दोनों और तमाम जो विंडोज आप देख रहे हैं उनमें देखिए जवान हमारे तैयारियों के साथ लैस नजर आ रहे हैं। और हालात जो भी हो उसमें हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना कैसे काम करेगी, BSF और सुरक्षा एजेंसियों का क्या रोल होगा, ये सब कुछ दिखाया गया है।